नैना किचन में खड़ी थी। तभी पंकज सब्जियां लेकर के आता है। माँ, यह लो सब्जियाँ। खेत में अब बहुत ही कम सब्जियाँ बची है, क्योंकि पापा ने तो सारे सब्जियों को तोड़ करके बेच दिया है। अरे बेटा, तुम्हारे पापा का तो सब्जी बेचने का ही कारोबार है। अगर वो सब्जी नहीं बेचेंगे तो हम लोगों का घर कैसे चलेगा। खेत में तो कुछ दिन के बाद फिर सब्जियां आ ही जाएंगी। माँ, एक बात पूछूं? आप पापा को हमेशा क्यों डांटते रहते हो? क्या मैं अपने पापा से होमवर्क का सवाल नहीं पूछ सकता हूँ? अरे नहीं बेटा, तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुम्हारे पापा को डांटते रहती हूँ। माँ, झूठ मत बोलो। मैंने बाहर दरवाजे पे खड़ा होकर के सब कुछ सुन लिया है कि आप मेरे पापा को डांट रही थी कि पंकज से सवाल जवाब क्यों करते हो। माँ, सच बात तो ये है कि पापा मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करते हैं। मैं ही अपने होमवर्क को लेकर के पापा से कोई कोई सवाल पूछते रहता हूँ। अरे बेटा, मैंने कब कहा कि सवाल जवाब करना गलत बात है। लेकिन तुम ही बताओ, स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना भी तो जरूरी है ना। मैं तुम्हारे पापा को यही तो समझा रही थी ना कि बेटा अभी अभी स्कूल से आया है, थोड़ा उसे रेस्ट कर लेने दीजिए। उसके बाद जितना सवाल पूछना होगा पूछते रहिएगा। माँ, जब मैं स्कूल से आता हूँ तो पापा सब्जी बेचने चले जाते हैं। आज वो सब्जी बेचने नहीं गए थे, तो मैंने सोचा कि स्कूल से जो मिला है वो अभी ही पूछ लेता हूँ। आप ऐसे मेरे पापा को मत डांटा करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ हाँ, पापा के चमचे, जाओ हाथ पैर धो लो। खाना लगा रही हूँ, खाना खा लो। ठीक है माँ, ऐसे भी मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है। जल्दी खाना लेकर के आ जाओ। इतनी बातें बोल करके पंकज वहां से चला जाता है। उसके बाद नैना अपने आप से बोलती है। हे भगवान, मेरा बेटा कितना अच्छा है। वो अपनी पढ़ाई से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता है और अपने परिवार का भी भरपूर ख्याल रखता है, इतनी छोटी उम्र में भी। आपसे बस एक ही निवेदन है भगवान, कि हमारे फैमिली को बुरी नजर से बचा करके रखिएगा। नैना के घर के बगल में ही एक और औरत रहती थी। उसका नाम था सविता। सविता बहुत ही जलनखोर औरत थी। वो दूसरे की खुशी देख करके हमेशा जलन हुआ करती थी। लेकिन सविता के पति महेश जलनखोरी के मामले में सविता से भी 2 कदम आगे था। उन दोनों का एक बेटा भी था। उसका नाम था टूना। टूना पंकज की उम्र का ही लड़का था। वो भी पंकज के साथ मोतीपुर गांव के स्कूल में पढ़ाई करता था। टूना भी पंकज से बहुत जलता था। कुल मिलाकर के कहा जाए तो सबिता का पूरा परिवार जलनखोर परिवार था, जो दूसरे की खुशी को देख करके हमेशा जला करते थे। लेकिन सबिता का पति महेश मोतीपुर पोस्ट ऑफिस में डाकिया का काम किया करता था। महेश को पोस्ट ऑफिस के काम से छुट्टी मिलने के बाद जो भी थोड़ा सा समय बच रहा था, उस समय में महेश राकेश से जलन के अभाव के कारण अपने खेत में सब्जियां उगाया करता था और उस सब्जियों को मंडी में जाकर के बेच दिया करता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसा भी महेश की जलन को कम नहीं कर पा रहे थे। एक दिन महेश अपने घर में बैठा हुआ था। तभी सविता आती है और महेश से बोलती है। हाजी, सुन रहे हो? ऐसे बैठने से घर कैसे चलेगा। अपने पड़ोसी को ही देख लो, वो सिर्फ सब्जी बेच करके ही आपसे ज्यादा पैसा कमाता है। आप तो सब्जी भी बेचते हो और पोस्ट ऑफिस में डाकिया का काम भी करते हो, फिर भी उसके जितना पैसा नहीं कमा पाते हो। अरे भाग्यवान, मैं भी जानता हूँ कि वो मुझसे ज्यादा पैसा कमाता है, लेकिन मैं अब कर भी क्या सकता हूँ। मैंने सारा जद्दोजहद करके देख लिया है, लेकिन फिर भी मैं उससे ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ। मुझे नहीं पता कि आप क्या करोगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ रहूं और मायके ना जाऊं, तो आप अपने पड़ोसी से ज्यादा पैसा कमा करके दिखाओ, या अपने पड़ोसी को ज्यादा पैसा कमाने से रोको। तभी जाकर के मेरे मन को शांति मिलेगी।
अरे शांति तो मुझे भी नहीं मिल रहा है। मैं भी तो बेचैनी में ही जी रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि करूँ तो क्या करूँ। तभी वहां पर टूना आता है और अपने पापा से बोलता है। पापा पापा, आज पंकज इस स्कूल में नया साइकिल लेकर के आया था। मैंने उसके साइकिल का हैंडल तोड़ दिया क्योंकि वो मुझे नई साइकिल दिखा करके चिढ़ा रहा था। आप भी मुझे नई साइकिल खरीद के दो, मैं भी उसे दिखाऊंगा। अच्छा, नई साइकिल से स्कूल में गया था? कौन सा साइकिल था, बताना जरा। पापा, हीरो का जो नया वाला रेंजर साइकिल नहीं आया है, वही तो लेकर के आया था। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक साइकिल खरीद के दूंगा, जिसमें तुम्हें पैडल मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस मेरी तनख्वाह आने तक रुक जा। मम्मी मम्मी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाना दो ना। किचन में जाओ और अपने से निकाल करके खा लो, मेरा अभी दिमाग खराब हो रखा है। टूना वहां से चला जाता है। टूना के जाने के बाद सविता भी वहां से चली जाती है। यार, इस राकेश की तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसकी तरक्की कुछ ज्यादा ही आगे निकल रही है, लेकिन क्या करूं, समझ में ही नहीं आ रहा है। एक काम करता हूं, राकेश के घर में सिर्फ राकेश ही कमाने वाला है। अगर मैं उसके हाथ पैर तुड़वा दूं तो उसके परिवार का हालात पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। एक दिन राकेश को सब्जी बेच करके घर लौटने में शाम हो जाती है। उसी दिन महेश अपने मुंह पर कपड़ा बांध करके दो लोगों को लेकर जाता है और राकेश के हाथ पैर मार मार के तुड़वा देता है और राकेश के सारे पैसे भी लेकर के चला जाता है। राकेश सड़क के किनारे ही दर्द के मारे कराह रहा था। तभी वहां पर एक अनजान व्यक्ति आता है और राकेश को उठा करके अस्पताल ले जाता है और उसकी मरहम पट्टी करवा करके उसके घर पहुंचा देता है। अंकल, आप कौन हैं और पापा के पैरों में पट्टियां क्यों बंधी हुई है? बेटा, मैं तुम्हारे पापा का एक रेगुलर कस्टमर हूँ। इन्हीं के पास से मैं हमेशा सब्जियां खरीदता हूँ। आज जब मैं अपने घर जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम्हारे पापा सड़क के किनारे जख्मी पड़े हुए थे। तो मैंने इन्हें अस्पताल ले गया और इनके मरहम पट्टी करवा करके घर ले आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। हम आपके इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अंकल जी, आप थोड़ा देर रुकिए, मैं आपके लिए कुछ ले करके आ रहा हूँ। पंकज अंदर जाता है और एक गुल्लक लेकर के आता है। अंकल जी, आप जितना पैसा अस्पताल में मेरे पापा के इलाज के लिए खर्च किए होंगे, उतना तो मेरे पास नहीं है। लेकिन इस गुल्लक में मैं 1 साल से पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। और हाँ, मैंने इस गुल्लक में एक भी सिक्का नहीं डाला हुआ है। सारे पैसे नोट ही हैं। 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, सारे नोट पड़े हुए हैं। एक काम करिए, यह गुल्लक आप रख लीजिए और जो भी पैसा आपका बाकी रह जाता है, उस पैसे को जब मेरे पापा ठीक हो जाएंगे तब मैं अपने पापा को बोल करके आपके पैसे पहुंचवा दूंगा। वाह बेटा वाह, आज तुमने दिल जीत लिया। जितने अच्छे तुम्हारे पापा हैं, उससे कई गुना ज्यादा अच्छे तुम हो। यही होता है अच्छे बच्चे का संस्कार। तुम्हारा संस्कार तुम्हारे उम्र से बड़े हैं बेटे, लेकिन इस पैसे की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हारे फैमिली को है। इसलिए इस पैसे को तुम रखो। मेरा पैसा कौन सा कहीं भागा जा रहा है। जब तुम्हारे पापा सही हो जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वह मेरे पैसे लौटा देंगे। अंकल जी, मैं आपको तो नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं। अरे बस करो बेटा, कितना तारीफ करोगे। इंसानियत के नाते तो तुम्हारे पापा का कोई भी मदद कर देता। मैं तो तुम्हारे पापा को अच्छी तरह से जानता हूँ। भला मैं इन्हें जख्मी हालात में सड़क के किनारे कैसे छोड़ सकता था। ठीक है बेटा, मुझे लेट हो रही है, मैं घर जा रहा हूँ। अंकल जी, बस 2 मिनट और रुक जाते तो मेरी मम्मी मंदिर से आ ही रही होगी, वह भी आपसे मिल लेती। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा का ठेला मेरे गांव में पड़ा हुआ है। उस ठेले को लेकर के कल मैं आऊंगा ना, तो पूरे फैमिली से मिल लूंगा। अभी चलता हूँ, मुझे भी लेट हो रही है। इतनी बातें बोल करके वो आदमी चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही नैना आती है
नैना राकेश को इस हालात में देख करके हैरान हो जाती है और पंकज से पूछती है। पंकज, क्या हुआ तुम्हारे पापा को? इनके पैरों में पट्टियां क्यों बंधी हुई है और ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। पापा का शायद छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए उनके हाथ पैर में थोड़ा बहुत चोट आया हुआ है। अभी अभी एक अंकल आए हुए थे पापा को लेकर के, और उन्होंने बोला है कि ये 1-2 घंटे में बोलने लगेंगे। हे भगवान, मैं आपकी रोज रोज पूजा करती हूँ कि आप मेरे परिवार की रक्षा करेंगे, और आप मेरे पूजा का ये फल दे रहे हैं। मेरा पति ही मेरे परिवार का एक आधार था, और आप उन्हें इस हालात में कर दिए, मेरे परिवार को निराधार कर दिया। भगवान, ऐसा जुल्म ना किया करो अपने भक्त पर, वरना लोगों को भगवान से भरोसा उठ जाएगा। माँ, भगवान को बुरा भला ना बोला करो। एक छोटा सा एक्सीडेंट ही तो हुआ है, इसमें भला भगवान की क्या गलती हो सकती है? पंकज, तू अभी बहुत छोटा है, तू नहीं समझ पाएगा कि घर चलाने के लिए घर में एक मर्द का होना कितना जरूरी होता है। तुम्हारे पापा कमाते थे तो हमारे घर का चूल्हा जलता था, अब तो समझो कि हमारे परिवार का कमर ही टूट गई है। कैसे चलेगा हमारा परिवार? माँ, आप जिस भगवान की पूजा करती हैं, उस भगवान पे भरोसा रखिए। पापा 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे, और पापा जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक पापा का काम मैं कर लूंगा। बस यही दिक्कत है ना कि मैं मंडी से सब्जियां नहीं ला पाऊंगा। तो क्या हुआ, अपने खेत में तो सब्जियां हैं ना, उस सब्जियों को ठेला पर रख कर के ले जाऊंगा और बेच दूंगा। पंकज, तुम बहुत छोटे हो और बहुत मासूम भी हो, तुम्हें दुनियादारी के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तुम सब्जियां क्या बेचोगे? अरे नैना, क्यों ऐसे बेटे से बात कर रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगा। तुम दोनों किसी बात की टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल सही हूँ। थोड़ा बहुत हाथ पैर में दर्द हो रहे हैं, वो भी 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। राकेश को बोलते हुए देख करके नैना और पंकज खुश हो जाते हैं। उसके बाद नैना बोलती है। मुझे पता था कि भगवान मेरे पूजा का फल जरूर देंगे, और उन्होंने मेरे पूजा का फल इतना जल्दी दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। फिर नैना, राकेश और पंकज खाना पीना खा करके सो जाते हैं। रात गुजरती है और सुबह होती है। सुबह में वह व्यक्ति आता है जो राकेश को अस्पताल लेकर के गया था, और घर के बाहर से ही बोलता है। अरे ओ राकेश भाई, कैसी है आपकी तबीयत? आपका ठेला लेकर के आया हूँ। अंकल जी, अंदर आ जाइए, पापा की तबीयत अब सही हो रही है। वो आदमी फिर अंदर आता है और बोलता है। और राकेश भाई, कैसी है आपकी तबीयत? कुछ आराम है कि नहीं? हाँ भाई, अब तबीयत ठीक हो रही है। लग रहा है कि 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगा। आपने मुझे नई जीवन दिया है। आपके इस एहसान को पता नहीं मैं कैसे चुकाऊंगा। भगवान आपको हमेशा सही सलामत रखे। और बेटा, तुम कैसे हो? पापा को दवा टाइम से दे रहे हो कि नहीं? अंकल जी, मैं भी ठीक हूँ, और पापा को दवा टाइम से भी दे रहा हूँ। बस भगवान की कृपा है, जितना जल्दी पापा सही हो जाएं। ठीक है राकेश भाई, मैं चलता हूँ। मुझे बाजार में दुकान पर भी पहुँचना है, लेट हो रही है। ठीक है भाई, अच्छे से जाइएगा। मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। उसके बाद वो अनजान व्यक्ति वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है, और देखते ही देखते 2-3 दिन बीत जाते हैं। फिर भी राकेश का तबीयत सही नहीं होता है। हे भगवान, आप मेरे परिवार को किस गलती की सजा दे रहे हैं? आज तीसरा दिन भी बीत गया, फिर भी मेरी तबीयत सही नहीं हुई। अगर मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा तो मेरे घर की हालात पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। देखते देखते 1 हफ्ता गुजर जाता है, फिर भी राकेश की तबीयत सही नहीं होती है, और राकेश की घर के सारा राशन खत्म हो जाता है।
नैना थोड़ा बहुत पैसा जो राकेश से छुपा के रखी थी वो पैसा भी राकेश के दवा में खत्म हो जाता है और पंकज के जो गुल्लक में पैसे थे वो घर के राशन में ही खत्म हो जाते हैं। हालात इतने खराब हो चुके थे कि घर में सिर्फ एक ही टाइम का राशन बचा हुआ था। बेटा पंकज, हमारे घर में अब एक ही टाइम का राशन बचा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमारे घर की हालात कैसे सुधरेंगे। माँ, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं जाऊंगा पापा का ठेला लेकर के सब्जी बेचने, और देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, तुमसे ठेला नहीं चल पाएगी और ठेला पर सब्जी बेचने के लिए मंडी से सब्जी लानी पड़ती है। तू मंडी से सब्जी भी नहीं ला पाएगा और ठेला भी तुमसे नहीं चलेगी, और मैं तुम्हें ठेला पर सब्जी बेचने कभी जाने भी नहीं दूंगी। ठीक है माँ, अगर मुझसे ठेला नहीं चलेगी तो हम अपने घर के बाहर ही सब्जी की दुकान लगा देंगे। सब लोग तो इसी रास्ते से बाजार जाते हैं, हो सकता है सब लोग हमारे पास से ही सब्जियां खरीदने लगे। लेकिन बेटा, सब्जी की दुकान लगाने के लिए भी तो सब्जी लानी पड़ेगी। कौन जाएगा मंडी से सब्जी लाने के लिए? माँ, हमारे खेत में जो सब्जी है उस सब्जी से ही अपना दुकान लगाते हैं। फिलहाल हमें मंडी जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम ठीक कह रहे हो। कल सुबह खेत में जाना और सब्जी तोड़ करके लाना। हम कल सुबह से ही दुकान लगाएंगे। रात गुजरती है और सुबह होता है। पंकज एक टोकरी लेकर के अपने खेत में पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर जादुई गाजर खड़ा है। जादुई गाजर को देख करके पंकज बोलता है, अरे जादुई गाजर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जब तुम्हारे राजा का चुनाव हो गया था तब तो तुम लोग सब्जी लोक में चले गए थे, तो फिर तुम यहाँ पर कैसे दिखाई दे रहे हो? क्या बताऊं पंकज, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जब तुमने हमारे राजा के रूप में आलू को चुना तो सबने आलू को अपने दिल से राजा स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं आलू को अपने राजा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया, जिस वजह से मैं सब्जी लोक में नहीं जा सका। नहीं जा सका, इसका क्या मतलब? तुमको अपने सारे सब्जियों के साथ में सब्जी लोक में जाना चाहिए था ना। वहां पर कुछ दिन अपने राजा के साथ में रहते तो तुम भी सबके भांति आलू को अपना राजा स्वीकार कर लेते। ऐसी बात नहीं है पंकज, हमारे सब्जी लोक के कुछ नियम हैं। जब तक हम अपने राजा को दिल से अपना राजा स्वीकार नहीं कर लेते तब तक हम सब्जी लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रवेश नहीं कर सकते? ये कैसा नियम है यार? किसने बनाया ऐसा उटपटांग नियम? इसका मतलब कि तुम अपने सब्जी लोक में कभी भी वापस नहीं जा सकते। ऐसी बात नहीं है, सब्जी लोक में जाने के लिए दूसरा तरीका भी है, लेकिन उसके लिए तुमको मेरी मदद करनी पड़ेगी। और रहा बात सब्जी लोक के नियम का, तो उसका एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। तुम्हारे पास टाइम है तो बोलो, मैं सुना देता हूँ। तुम्हारे सब्जी लोक की कहानी सुनने का तो मन कर रहा है, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास। देखो यार, तुमसे बात करते करते मैं ये भी भूल गया कि मुझे सब्जी तोड़ करके ले जाना है बेचने के लिए। सब्जी बेचने जाना है? लेकिन सब्जी तो तुम्हारे पापा बेचते थे ना। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, सब्जी मेरे पापा ही बेचते थे, लेकिन अब मेरे घर की परिस्थिति बदल गई है, मुझे ही सब्जी बेचना पड़ रहा है। पंकज के मुंह से ऐसी बातें सुन करके जादुई गाजर अपनी आंखें बंद करता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि पंकज के घर में क्या क्या हुआ है। पंकज, तुम्हें पता है कि मैं एक जादुई गाजर हूँ और तुम्हारे घर में इतने सारे प्रॉब्लम हुए हैं, फिर भी तुम मुझसे मदद नहीं मांग रहे हो। यार, तुम मेरी मदद क्या करोगे? तुम जादुई गाजर हो करके भी सब्जी लोक में वापस नहीं जा सकते हो, फिर तुम मेरी मदद कैसे करोगे? देखो पंकज, यह बात तो सच है कि मैं जादुई गाजर हो करके भी बिना तुम्हारी मदद के सब्जी लोक में वापस नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि हमारे सब्जी लोक के नियम ही इतने सख्त हैं। लेकिन यार, मैं तुम्हारी मदद तो कर ही सकता हूँ। अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहते हो तो मेरे पापा की तबीयत सही कर दो यार। एक हफ्ते से मेरे पापा की तबीयत खराब है, जिस वजह से मेरे घर की हालात बिगड़ चुकी है। पंकज, तुम्हारे टोकरी में जादुई गाजर के पत्ते रखे हुए हैं, यानी मेरे पत्ते रखे हुए हैं।
उसका घोल बना करके अपने पापा को पिला देना। तुम्हारे पापा एक दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और हाँ, तुम्हारे टोकरी में एक जादुई गाजर के पत्ते रखने के कारण तुम्हारी टोकरी एक जादुई टोकरी बन गई है। टोकरी जादुई बन गई है? इस जादुई टोकरी के पास क्या जादू है? इस जादुई टोकरी के पास ये जादू है कि इसमें रखा हुआ सब्जी हमेशा ताजा रहेंगे और इसमें जो भी सब्जी रखोगे वो सब्जी कभी खत्म नहीं होंगे। इतना सारा मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई गाजर। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है पंकज। तुमने तो हमारी इतनी मदद किया है और आगे भी तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे सब्जी लोक में वापस जाने के लिए। ठीक है, अब तुम सब्जी तोड़ करके घर जाओ, अपने पापा को ठीक करो, उसके बाद कल तुम आना मेरी मदद करने के लिए। पंकज सब्जी तोड़ता है और उस जादुई टोकरी में रख के सब्जी घर ले जाता है। पंकज घर पहुंच करके बोलता है, माँ, मैं सब्जी तोड़ करके ले आया माँ, और साथ में ही पापा के लिए एक दवा भी लेकर के आया हूँ। देखना कल सुबह तक पापा ठीक हो जाएंगे। दवा? कौन सा दवा ले करके आया है और कहाँ से दवा ले करके आया है? घर में तो हमारे 1 रुपए भी नहीं है। माँ, यह दवा नहीं है, एक जड़ी बूटी है। मुझे अभी अभी एक बाबा जी दिए हैं और उन्होंने मुझसे बोला है कि इसका घोल बना करके पापा को पिला देना, तुम्हारे पापा एक दिन में ठीक हो जाएंगे। इतना सारा दवा तो करवा लिए है, फिर भी तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं हो रही है। इस जड़ी बूटी को भी पिला करके देख लेते हैं, क्या पता भगवान की कृपा से ठीक हो जाएंगे। पंकज किचन में जाता है और उस जादुई गाजर के पत्ते का घोल बना करके लाता है और अपने पापा को पिला देता है। पापा, अब आप आराम से सोइए, कल सुबह तक आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। पंकज, किचन में 2-4 टोकरियां रखी हुई है, ले करके आओ। इन सब सब्जियों को अलग अलग टोकरियों में रखती हूँ, फिर सब सब्जियों को बाहर लेकर के चलेंगे बेचने के लिए। पंकज किचन में जाता है, 2-4 टोकरियां लेकर के आता है। पंकज की माँ सारे सब्जियों को अलग अलग टोकरी में रखती है और पंकज उस टोकरियों को लेकर के बाहर जाता है और दुकान की तरह सजा देता है। पंकज टोकरियों को सजा ही रहा था कि पंकज की माँ अंदर से आवाज लगाती है, पंकज बेटा अंदर आना, देखो जरा ये क्या हो रहा है। पंकज अंदर जाता है और बोलता है, क्या हुआ माँ, इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? पंकज, मैंने तुम्हें 5-6 टोकरी भर करके सब्जियां दे दिया, फिर भी इस टोकरी की सब्जी खत्म नहीं हो रही है। माँ, जो बाबा जी जड़ी बूटी दिए थे ना, वही बाबा जी ने इस टोकरी को जादुई टोकरी बना दिया है। अब इस टोकरी की सब्जियां कभी खत्म नहीं होगी। पंकज की माँ ये सब देख करके बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद बोलती है, सब भगवान की लीला है बेटा। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुमने जो जड़ी बूटी अपने पापा को पिलाया है, उससे तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। ठीक 24 घंटे बाद राकेश पूरी तरह से अच्छा हो जाता है और उस जादुई टोकरी से सब्जी निकाल निकाल करके राकेश सब्जियों को बेचता है और बेच करके खूब सारा पैसा कमाता है।